रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन का टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया था और आज इस चैप्टर का जो सेकंड वाला पार्ट है फंक्शन, उस पार्ट पे हम आ गए हैं, फंक्शन पे हम आ गए हैं। तो फंक्शन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा वाइड टॉपिक भी है, ये ध्यान देंगे अच्छी तरह से। फंक्शन क्या होता है, इसके लिए फंक्शन की हम डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, डोमेन रेंज को जानेंगे, तब क्वेश्चनों पे आएंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है समझिए। लेट a and b be any two non-empty set, then a function f from a to b is a rule और मेथड कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, which associates element of set a to elements of set b such that, देखिए क्या बताया गया है यहां पर, अगर a और b नॉन एम्प्टी सेट हैं और फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं सेट a टू सेट b, तो ये एक ऐसा रूल है, या हम कह सकते हैं ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक मेथड है जिसमें सेट A के एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट आपस में एसोसिएट रहेंगे। A सेट के एलिमेंट और B सेट के एलिमेंट के बीच में एसोसिएशन होगा, लेकिन ये एसोसिएशन कैसे होगा, किस तरह से ये एसोसिएट होंगे, इसके लिए यहां पर ये दो पॉइंट बताए गए हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है फर्स्ट पार्ट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। इसका ये मतलब हुआ जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है ए सेट के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन होना जरूरी है। अब हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट में क्या बताया गया, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो इसमें बताया गया है कि एसोसिएशन जो होगा वो कैसे होगा। पार्ट फर्स्ट में बताया गया था सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट से एसोसिएट रहते हैं, और सेकंड वाले पार्ट में बताया गया है कि ये एसोसिएशन क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पर बताया गया सेट ए का जो एलिमेंट होगा ये सेट बी के यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएट होना चाहिए। तो ये तो हो गई है भाई फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें इस डेफिनेशन को समझना होगा। इससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये इज अ रूल है, ये इज अ रूल। तो हमने यहां पर डेफिनेशन वाला पार्ट जो था ये तो समझ लिया, और इसे क्लियर करने के लिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देंगे। फंक्शन को डिफाइन करा जाता है सेट ए टू सेट बी, और इसका यह मतलब है कि यहां पर हमें एक ऐसा रूल बनाना है जिस रूल में सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का एसोसिएशन होगा, और कैसे होगा इसके लिए दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए यहां पर हम कुछ एरो डायग्राम पढ़ेंगे। एरो डायग्राम क्या होते हैं, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था एरो डायग्राम, तो यहां पर भी हम एरो डायग्राम से एसोसिएशन को, कॉरेस्पॉन्डेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स लीजिए। ए सेट और बी सेट, यहां पर हमने एलिमेंट्स मान लिए हैं कुछ, जैसे 1 2 3 4, और बी सेट के एलिमेंट हमने मान लिए हैं ए बी सी और डी। तो ये हम जस्ट ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। हमने मान लिया 1 का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सी के साथ है, 3 का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ए के साथ में है, और 4 का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो डी के साथ में है।
तो जो एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया, ये एग्जाम्पल एक फंक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिनोट कर रहा? देखिए, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस तो होता है, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होता है, इसके लिए 2 पॉइंट यहां पे बताए गए थे। क्या बताया गया? सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट सेट ए के जो होंगे वो सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं, सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिस एलिमेंट का बी सेट के किसी भी एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन का फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। जितने भी यहां पर एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट 2 है ये किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पर। तो फिर से हमने यहां पर 2 सेट को रिप्रेजेंट कर लिया, एरो डायग्राम, बहुत अच्छा तरीका समझने का ये। सपोज करो हमने यहां पे मान लिया जो 1 है इसका एसोसिएशन एलिमेंट बी से है, ठीक है, और यहां पर जो 1 का एलिमेंट है ये एलिमेंट सी से भी है। इसके बाद 2 का एसोसिएशन हमने ए से मान लिया, 3 का एसोसिएशन हमने डी से मान लिया, और एक काम करते हैं 4 को हटा ही दो यहां से, इतना काफी है। तो इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम यहां पर देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में डेफिनेशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है क्लियर। All elements of set A are associated to element in the set B। जितने भी सेट ए के यहाँ पे एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो रहा है। सारे के सारे एलिमेंट यहां पर एसोसिएट हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम डेफिनेशन के सेकंड वाले पार्ट में आएंगे उसमें क्या बताया गया? An element of set A is associated to a unique element in set B। यानी सेट ए का जो एलिमेंट होगा, सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अब हम यहां पर देख सकते हैं जो 1 का एसोसिएशन हो रहा है ये बी से भी हो रहा है, और यहां पर 1 का जो एसोसिएशन हो रहा है ये सी से भी हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों एलिमेंट इसके लिए यूनिक कहां रहे? अलग अलग हो गए। 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस बी से है, 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस सी से है, तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं ये वाला जो एलिमेंट है ये बी सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये भी एक फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पर। और यहां पर हमने ऐसा कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस बना दिया, जस्ट ऐसे ही। इस वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डेफिनेशन के दोनों पार्ट कवर होंगे। जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं ये सेट बी के एलिमेंट से यहां पर एसोसिएट हो रहे हैं, सबका एसोसिएशन हो रहा है। देख लो 1 का बी से हो रहा है, 2 का सी से हो रहा है, एंड सो ऑन। और यहां पर सेकंड वाला पार्ट जो है डेफिनेशन का वो भी क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है? सेट ए का जो एलिमेंट होगा ये सेट बी के यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएट होगा। तो हम देख सकते हैं 1 के लिए जो एसोसिएशन बन रहा है दैट इज बी, जो इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट हो गया। इसी तरह 2 के लिए भी यूनिक हो गया सी, 3 के लिए भी यूनिक हो गया ए, और 4 के लिए भी यूनिक हो गया ई। तो ये एग्जाम्पल एक फंक्शन को डिनोट करेगा। यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका एसोसिएशन बी सेट से ना हुआ हो। लेकिन इस वाले बी सेट में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 कितने भी
तो बी वाले सेट में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो रिमेनिंग रह जाएं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिनका एसोसिएशन बी से ना हुआ हो। तो ये एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अभी कहानी हमारी खत्म नहीं हुई है। एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर हमने एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करा और ये एसोसिएशन कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट यहां पर डेफिनेशन का कंप्लीट हो गया। जितने भी एलिमेंट यहां पर ए सेट में हैं, इन सभी एलिमेंट का एसोसिएशन बी सेट के साथ बिल्कुल हो रहा है। और अगर हम डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की बात करें, जिसमें बताया गया था यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, तो यहां पर सेकंड वाला पार्ट भी देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस यहां पर सी से हो रहा है, 4 का कॉरेस्पॉन्डेंस यहां पर सी से हो रहा है, और यहां पर जो सी एलिमेंट है ये इन दोनों के लिए क्या हो गया, यूनिक ही तो है। तो इस कंडीशन में ये भी एक फंक्शन को डिनोट करेगा। तो ये 4 एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए और इससे हमने समझा किस कंडीशन में फंक्शन होगा और किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। सिंपल एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, उसे याद रखिएगा। जितने भी एलिमेंट यहां पर होंगे सब एसोसिएट होने चाहिए। अगर यहां पर एक सिंगल एलिमेंट है तो एक सिंगल एलिमेंट इस बी सेट के 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहां पर एक सिंगल एलिमेंट है, ये 2 से एसोसिएट नहीं होगा, लेकिन यहां पर 2 एलिमेंट हो सकते हैं जो कि एक सिंगल ही एलिमेंट से एसोसिएट होंगे। तो इस कंडीशन में ये एक फंक्शन को डिनोट करेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमने समझा है फंक्शन की डेफिनेशन को, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एक दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहां पर है वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए कल वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन, रेंज वो रिलेशन की थी, और यहां पर अब हम फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन, रेंज को पढ़ने जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को ध्यान रखें हम। क्या है देखिए, फंक्शन को ए टू बी अगर हमने डिफाइन करा, सेट ए, पूरा सेट ए जो होगा दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन को सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट फंक्शन का डोमेन कहलाएंगे। सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट कहलाएंगे कोडोमेन। तो बहुत सिंपल पॉइंट हो गए, फंक्शन अगर ए टू बी होगा ए सेट बनेगा डोमेन और पूरा बी सेट बनेगा कोडोमेन। रेंज समझना है। तो रेंज का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। अभी बताएंगे क्या होता है ये। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए is known as the range of f which is denoted by f ब्रैकेट में a। पीछे चलते हैं। तो जैसे हमने यहां पर ये वाला एग्जाम्पल लिया, 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर a से होगा तो यहां पर जो a है इसे हम बोलते हैं इमेज ऑफ 1। 3 का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर d से है तो D कहलाएगा इमेज ऑफ 3। इसका कॉरेस्पॉन्डेंस अगर इसके साथ है तो C जो है वो 2 की इमेज हो गया, और जो C है वो 4 की भी इमेज हो गया। तो समझ में आया बेटा इमेज का मतलब क्या होता है। A सेट के एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस B सेट के जिन एलिमेंट से बनेगा वही एलिमेंट कहलाते हैं इमेज। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर इमेज क्या बन रही है, एक ए बन रही है, एक सी बन रही है और एक डी बन रही है। अब प्री इमेज समझेंगे। अगर ए
1 के लिए इमेज है तो 1A के लिए क्या कहलाएगा? प्री इमेज। इसी तरह D जो है वो 3 के लिए इमेज कहलाएगा तो 3D के लिए क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, इमेज और प्री इमेज। अब हम समझते हैं रेंज की डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है? सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। एफ इमेजेस का क्या मतलब हुआ? फंक्शन की इमेज। और इमेज किसकी बनेगी भाई? डोमेन की बनेगी। उसी को ही फंक्शन की रेंज कहा जाता है। सिंपल अगर हम समझें तो रेंज का क्या मतलब हुआ? ये वाला पूरा सेट क्या हो गया? पहले डोमेन को समझ लो, ये वाला पूरा सेट होता है डोमेन। तो डोमेन की बात करें 1 2 3 4, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन होता है पूरा ए सेट। इसका मतलब है डोमेन होगा 1 2 3 4। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की बात थोड़ा रुक के कर लेते हैं, सही रहेगा। पहले कोडोमेन की बात कर लो। कोडोमेन का क्या मतलब होता है बेटा? बी सेट। और यहां पर बी सेट के एलिमेंट क्या हैं? ए, बी, सी, डी और ई। अब हम बात करते हैं रेंज की। केवल वही एलिमेंट, बी सेट के केवल वही एलिमेंट रेंज बनाएंगे जिनकी प्री इमेज बन रही है। भाई ए की प्री इमेज बन रही है, सी की भी प्री इमेज बन रही है और डी की भी प्री इमेज बन रही है। यानी अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी? केवल ए, सी और डी। यही डेफिनेशन में लिखा था। ए सेट के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की जो बी सेट पर इमेज बनेगी वही रेंज कहलाती है। जैसे 1 की इमेज बनी ए, रेंज कहलाएगी। 2 और 4 की इमेज बनी सी, रेंज कहलाएगी। 3 की इमेज बनी डी, ये भी रेंज कहलाएगी। तो क्लियर हो गया रेंज क्या होता है। शॉर्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे डेफिनेशन में लिखा गया था। रेंज को हम एफ ए से डिनोट करते हैं। अब ये एफ ए का क्या मतलब है? फंक्शन एट ए। जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में अगर हम ये ए पॉइंट की वैल्यू को लगा देंगे, लगाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वही कहलाया करती है रेंज। तो पूरा बी सेट डोमेन हो गया, लेकिन रेंज केवल वही एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज ए सेट पर बनी, या ऐसा कह लो ए सेट के जिन एलिमेंट की इमेज बी सेट पर बनी। जितना भी हमने ये समझा है फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, अब इन सभी चीजों को हम यहां पर सम अप करेंगे और एक एग्जाम्पल लेकर समझने वाले हैं हम सब कुछ। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx का क्या मतलब है? फंक्शन। एक्स स्क्वायर दिया है और यहां पर एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो हमने यहां पर एक फंक्शन का एग्जाम्पल ले लिया है एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को डिफाइन करा जाता है ए टू बी, जिसमें हमने ए सेट के एलिमेंट मान लिए और अब हम बी सेट के एलिमेंट मानने जा रहे हैं। फंक्शन को यहां पर डिफाइन करा जाता है ए टू बी। डोमेन बिल्कुल क्लियर है, पूरा ए सेट डोमेन होगा। कोडोमेन बिल्कुल क्लियर है, पूरा कोडोमेन जो है ये बी सेट हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी, इसके लिए हम एक काम करेंगे। देखिए, क्योंकि फंक्शन को ए टू बी डिफाइन किया गया है, इसका मतलब है ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट की वैल्यू को निकाला जाए फंक्शन में पुट करके। जैसे अगर हम फंक्शन में -1 लगाते हैं तो -1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा,
फंक्शन में अगर हम 0 लगाएंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, फंक्शन में अगर हम 1 को रिप्लेस करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिली। इसी तरह फंक्शन में हमने -2 लगाया तो हमें 4 मिला, और फंक्शन में जब हम 2 को रिप्लेस करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। जो भी यहां पर फंक्शन बना, अब हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वेन वो एरो डायग्राम से। देखिए एरो डायग्राम, सेट ए, सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है -1, 0, 1, -2 और 2। सेट बी के एलिमेंट है 0, 1, 3, 4, 5 और 6। अगर हमने यहां पर इस फंक्शन में -1 पुट करा, फंक्शन की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब है -1 का कॉरेस्पॉन्डेंस 1 से है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एट -1 इज 1। जब हमने फंक्शन में 0 लगाया फंक्शन की वैल्यू 0 आई, जब हमने फंक्शन में 1 लगाया तब भी इसकी वैल्यू 1 आई। -2 पुट करने पे वैल्यू 4 मिली, 2 पुट करने पर भी वैल्यू 4 मिली। अब देखिए हर एक पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले आ जाओ फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जितने भी यहां पर एलिमेंट हैं ए सेट के, इन सभी एलिमेंट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब डिफाइन होने का क्या मतलब हुआ, जितने भी ए सेट के एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट को यहां पे पुट करके कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आई नहीं आई, तो यही कहलाता है डिफाइन होना। तो इसका ये मतलब हुआ ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को पुट करने पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू हमें बी सेट में मिलेगी। यही वैल्यू कहलाया करती है रेंज। अगर -1 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 1 आई तो 1 का क्या मतलब है, इमेज। -2 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 4 आई तो 4 का क्या मतलब हुआ, इमेज। तो इमेज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, और डोमेन का मतलब होता है वो पॉइंट जिन्हें हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आती है वही वैल्यू कहलाया करती है फंक्शन की रेंज। तो बेटा ये पूरा क्या हो गया, डोमेन। रेंज क्या होगी, इनको पुट करके जो वैल्यू आई 0, 1 और 4। कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा बी सेट। तो इस वाले एग्जाम्पल में हर पॉइंट क्लियर है। फंक्शन की डेफिनेशन से लेकर डोमेन, कोडोमेन, रेंज तक फिर से एक बार मैं सम अप कर दूं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। तो इसका ये तो मतलब है जितने भी एलिमेंट यहां पे होंगे सबको पुट करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। अ फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन। एक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा डिफाइन होगा, या हम ये कहें डोमेन होता वही है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। जिसपे डिफाइन होगा नहीं वो डोमेन में आएगा ही नहीं। डोमेन को पुट करने पे जो हमें मिलता है यानी कि फंक्शन की वैल्यू, वही कहलाती है रेंज। तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की। देखिए जितने भी पॉइंट यहां पर हैं सबके लिए इमेज बन रही है, सबके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या था, यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, देखिए जो तुम्हें यहां पे 1 दिख रहा है ये -1 और 1 इन दोनों के लिए यूनिक हो गया। जो तुम्हें यहां पे 4 दिख रहा है ये -2 और 2 दोनों के लिए यूनिक हो गया। तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट पर फंक्शन की एक वैल्यू हो सकती है ना। जैसे मान लो हमने -1 पुट करा 1 आया, हमने 1 पुट करा तब भी 1 आया। तो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है। और ऐसे भी हम फंक्शन पढ़ेंगे जहां पर 2, 3, 4, 5 पॉइंट पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x की जगह हम कोई वैल्यू लगाएं और फंक्शन की हमें 2 अलग अलग वैल्यू मिल जाए? मतलब कुछ ऐसा x हो सकता है इसमें लगाने पर या किसी भी फंक्शन में लगाने पर जिसमें हमें फंक्शन की 2 अलग अलग वैल्यू मिल जाए। कैसा पॉसिबल हो सकता है, बताओ। मैंने ये पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम यहां पर x की एक वैल्यू लगाएं और एक वैल्यू को लगाकर हमें फंक्शन की 2 वैल्यू मिल जाएं? बिल्कुल नहीं। तो
हाँ, तो यही रीजन है कि एक पॉइंट पर दो अलग अलग इमेज नहीं बनती हैं, और दो पॉइंट पर एक इमेज बनती है क्योंकि दो पॉइंट पर फंक्शन की एक जैसी वैल्यू हो सकती है। हमारे सामने है ये वाला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल से मैं समझता हूं हर चीज क्लियर हो गई। फंक्शन की डेफिनेशन से लेके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और एक पॉइंट रह गया था वो भी समझ लो। हमने यहां पे डिनोट करा है रेंज को फंक्शन एट ए। फंक्शन एट ए का क्या मतलब हुआ, आप यहां पे समझ सकते हैं। ए क्या डिनोट कर रहा है, इन सारे एलिमेंट को, इन सारे एलिमेंट को पुट करके हमने क्या करा, फंक्शन की वैल्यू निकाली, और जो वैल्यू आई है वही तो फंक्शन की रेंज कराएगी। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, रेंज का क्या मतलब होगा, फंक्शन एट ए पॉइंट, ए सेट के इतने एलिमेंट हैं, तो ए सेट के एलिमेंट को पुट करने पे जो वैल्यू आती है वही वैल्यू कहलाती है रेंज। तो रेंज का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वन मोर पॉइंट, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये वाला पूरा सेट यहां पर क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट ही तो होगी, क्योंकि रेंज इसी में से ही तो बनेगी। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। नोट करिए बेटा। तो ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, लेकिन ये पॉइंट जो है आपके माइंड में बैठने चाहिए। इसके लिए आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन, और हमने जितना भी यहां पर ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा, आएंगे क्वेश्चनों पर। और एक्सरसाइज 2.3 हमारे सामने है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, हमें क्वेश्चन करने होंगे हमें। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। कौन कौन सी रिलेशन यहां पर फंक्शन है, हमें रीजन बताने हैं, और अगर फंक्शन है तो हमें उसका डोमेन बताना होगा और उसकी रेंज बतानी होगी। अच्छा, अगर फंक्शन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, वो रिलेशन हो जाएगा। तो फिलहाल यहां पर बताना है कौन कौन सी रिलेशन फंक्शन होंगी। देखिए बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट जरा आप समझो, और इस पार्ट को हम अच्छी तरह समझ पाए इसके लिए एरो डायग्राम बहुत बढ़िया चीज होती है। अब आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो थोड़ा सा पीछे लाएंगे आपको। जैसे हमने यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस को डिनोट करा एरो डायग्राम से, बेटा इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, फंक्शन क्या होगा, -1 का कॉरेस्पॉन्डेंस 1 से हुआ, -1, 1। 0 का कॉरेस्पॉन्डेंस 0 से हुआ, 0, 0। इसी तरह -2 का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर 4 से हुआ, -2, 4 एंड सो ऑन। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने यहां पे एरो डायग्राम से बनाया, इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो तुम्हारे सामने है। पहला एलिमेंट तुम्हें मालूम है भाई, पहला एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो ए सेट का ही होगा ना, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी सेट का होगा। ये एलिमेंट क्या डिनोट करेगा, रेंज को ही तो डिनोट करेगा। तो इसे हम बनाते हैं 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11, 14, 17। और यहां पर एलिमेंट क्या है, ओ केवल एक ही एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। 2, 1 मतलब 2 की वैल्यू 1 है। 5, 1 5 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू यहां पर, सबकी वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, 1। बताओ ये रिलेशन एक फंक्शन को डिनोट करेगा नहीं करेगा। बहुत सारे पॉइंट की वैल्यू केवल एक ही है, दैट इज 1। देखिए बिल्कुल फंक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, 2 पॉइंट पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आई। मैंने बताया था ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, जिनमें बहुत सारे पॉइंट पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आए। तो डिफरेंट पॉइंट पर एक वैल्यू हो सकती है, इसीलिए
ये फंक्शन को डिनोट करेगा। ये रिलेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब अगर बेटा फंक्शन है तो हमें क्या करना है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा था भाई डोमेन क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट होते हैं। और जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ए के एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट जो होगा यही डिनोट करेगा डोमेन को। 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अब इसके बाद हमें यहां पर रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकलेगी, रेंज का क्या मतलब होता है, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट जो फंक्शन की वैल्यू आई, सभी पॉइंट पर एक ही वैल्यू आई, तो यही कहलाएगी इसकी रेंज। बताइए बेटा क्लियर और नॉट। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट को हम देखेंगे। सेकंड वाला जो पार्ट है, चलिए इसे भी समझने के लिए बहुत बेहतरीन होता है कि हम एरो डायग्राम बना दें, क्योंकि हमने सारा कंसेप्ट इसी से समझा है। और ए सेट बी सेट, हालांकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है लेकिन होता यही है। इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहां पे बना दो 40। और इसके बाद जो दूसरा वाला सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2,1, 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस 1 से हो रहा है, 2 की वैल्यू 1 है। 4 पॉइंट पर वैल्यू जो है वो 2 है। 6 पॉइंट पर वैल्यू जो है वो 3 है। 8 पॉइंट पर वैल्यू बेटा 4 है। 10 पे कितनी है, 5 है। 12 पे कितनी है, 6। 14 पे कितनी है, बताओ। फंक्शन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा फंक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था जितने भी ए सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। और यहां पर ये एसोसिएट हो रहे हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसका एसोसिएशन इससे ना हुआ हो। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज बने। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी एक फंक्शन होगा। अगर फंक्शन है तो हमें इसका डोमेन निकालना है और हमें इसकी रेंज निकालनी है। अभी निकाल देते हैं। फंक्शन का डोमेन होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और अगर हम यहां पर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, डोमेन को पुट करके जो वैल्यू आई वही रेंज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बताइए क्लियर और नॉट। तो दो पार्ट हमने यहां पे कवर कर लिए हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब है हमारे सामने आ गया थर्ड वाला पार्ट, जिसकी जगह यहां पे तो नहीं है भाई, तो इससे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे हम। थर्ड पार्ट, थर्ड वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 2 केवल दो ही एलिमेंट है डोमेन में। और यहां पर भी दो ही एलिमेंट है, 3 और 5। फिर पढ़िए 1, 3, 1, 5। क्या मतलब हुआ, उसके बाद पढ़िए फिर 2, 5। तो बताइए क्या ये एक फंक्शन को डिनोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 1 पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू आ गई। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यू नहीं होती हैं, तो ये होगा नॉट अ फंक्शन।
यानी ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। और अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज कहां से निकालेंगे। तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कवर करा, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट को समझने के लिए, फंक्शन होगा या नहीं होगा। आगे मूव करें बेटा। तो अब हम बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बता दूं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम एक काम करेंगे, डोमेन और रेंज को हमें बहुत बेसिक से समझना है। तो यहां पर हम आर डी शर्मा से स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, यानी ये वाले क्वेश्चन हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक को पहले आर डी शर्मा से कवर करना होगा। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन लास्ट में कवर करेंगे, डोमेन और रेंज वाले। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फंक्शन को यहां पर डिफाइन करा जाता है 2x माइनस 5, और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इन पॉइंट्स पर। जैसे हमें निकालना है फंक्शन एट 0। तो फंक्शन एट 0 का क्या मतलब हुआ भाई, x की जगह 0 लगा दो। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब है फंक्शन एट 7, यानी सिंपली हमें यहां पर x को 7 से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद है फंक्शन एट -3, ठीक है, तो लिख लेते हैं, करना नहीं है पूरा इवेल्युएट। फंक्शन में x की जगह -3 लगा दो एंड सो ऑन। हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे आते हैं, और आगे जब हम आए तो हमें दिखा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is given by this। ठीक है, तो यहां पर भी यही करना है जो हमने अभी करा। एक फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है t का, t एट c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, और हमें इन सभी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है, हमें फाइंड करना है t की वैल्यू 0 पर। तो इसका क्या मतलब है, c को यहां पे हम 0 से रिप्लेस कर लेंगे, तो 0 से रिप्लेस करने पे ये 32 आ जाएगा। इसी तरह करते रहो। सेकंड वाले पार्ट में t को 28 से रिप्लेस कर देना, फिर t को -10 से रिप्लेस कर देना थर्ड वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल टू 212। t एट c का मतलब हुआ जो फंक्शन दिया हुआ है 9c अपॉन 5 प्लस 32, और ये किसके इक्वल है, 212 के इक्वल है। फाइंड करना है c की वैल्यू, जो हम बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख लो बेटा, यहां तक कोई डाउट है बता दो। क्वेश्चन नंबर जो 5th एनसीईआरटी वाला है, इसमें रेंज निकालनी है। तो इन क्वेश्चनों को हम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि पहले हम अच्छी तरह समझेंगे कि डोमेन कैसे निकलती है, उसके बाद रेंज को निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे आर डी शर्मा के क्वेश्चनों की। सबसे पहले हम यहां पे डोमेन पे ध्यान लगाएंगे और फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, उसके बाद रेंज निकालेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जिन फंक्शन की डोमेन भी रियल होगी और कोडोमेन भी रियल होगी। मतलब ए सेट भी रियल नंबर का होगा
और जो बी सेट होगा वो भी रियल नंबर का होगा, ऐसे ही फंक्शन कहलाते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें निकालनी है। देखिए फंक्शन की डोमेन को निकालने का जो मेथड होगा ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। हमें फंक्शन दिया किस फॉर्म में है उसे देखते हुए ही डोमेन और रेंज को निकाला जाता है। अब यहां पर हमारे सामने जो फंक्शन है ये फंक्शन किस फॉर्म में दिया है, P अपॉन Q। अच्छा पहला पॉइंट तो समझ लो, डोमेन का मतलब वैसे हमने अभी जान लिया, ए सेट कहलाता है डोमेन। ए सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे बी सेट से एसोसिएट होते हैं। इसका यही तो मतलब है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इमेज बनेगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं ए सेट क्योंकि फंक्शन का डोमेन है तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, वो सारी वैल्यूज जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऐसे याद रखें, डोमेन का मतलब होगा उन वैल्यूज से, उन रियल नंबर से जिन पर एक फंक्शन डिफाइन हो। अब यहां पर जो फंक्शन हमें दिया है ये फंक्शन बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये आपने पढ़ा होगा जब भी फंक्शन P अपॉन Q होता है तो Q 0 नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन में हम x की कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं लेकिन एक वैल्यू यहां पर नहीं लग सकती, वो क्या है -2, क्योंकि जब -2 हम यहां पे लगा देंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है -2 पॉइंट लगाने पर क्या फंक्शन की कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, यानी -2 की कोई इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसीलिए फंक्शन के डोमेन में -2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है डोमेन का मतलब ए सेट के उन एलिमेंट से होता है जिन एलिमेंट पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आए। क्लियर और नॉट? अब क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। फंक्शन डिफाइन तब होगा जब x + 2 0 ना हो। Function is defined if x + 2 is not equal to 0। जिसका क्या मतलब हुआ, x क्या नहीं होना चाहिए, -2। भाई ये बताओ अगर x -2 नहीं है तो क्या होगा। हमने बताया था यहां पर हम रियल फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है, पूरी डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, मतलब समझ लो पूरा ए सेट भी रियल और बी सेट भी रियल। तो कहने का मतलब यह है फंक्शन डिफाइन तब नहीं होगा जब x -2 हो जाए, यानी -2 के अलावा ये हर एक वैल्यू पर डिफाइन होगा और जिन पे डिफाइन होता है वही कहलाते हैं डोमेन। तो इसीलिए फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारे रियल नंबर एक को छोड़कर, दैट इज इसे पढ़ने का तरीका है ऑल रियल नंबर माइनस नहीं है, इसका मतलब है एक्सेप्ट -2 के अलावा सारे रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर डिफाइन होगा, -2 पे डिफाइन नहीं होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड वाला जो पार्ट हमारे सामने है ये भी P अपॉन Q है और हमें मालूम है P अपॉन Q का मतलब है Q 0 नहीं होना चाहिए। फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है आपको। फंक्शन इज डिफाइंड इफ Q not equal to 0, x - 3 not equal to 0, जिसका मतलब है x not equal to 3। तो x 3 नहीं हो सकता,
मतलब फंक्शन के डोमेन में 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 को लगाने पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, यानी 3 की कोई भी रेंज नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए फंक्शन का जो डोमेन होगा, ये डोमेन क्या होना चाहिए, सारे रियल नंबर, एक रियल नंबर नहीं होगा, दैट इज 3। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। एनी डाउट? तो ये हमने 2 पार्ट को कवर करा, इसीलिए इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से ना कवर करके ऐसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर सिस्टम से क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, थर्ड वाला जो पार्ट है। अभी केवल डोमेन समझेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे ना। पहले डोमेन निकालेंगे फंक्शनों की, फिर रेंज का तरीका सीखेंगे। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन इस बार हमारे सामने है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो पहला काम ये करना होगा, इसके हमें यहां पर फैक्टर बनाने होंगे, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x -2 और x -1। फिर से हम यहां पे देख रहे हैं फंक्शन p/q की फॉर्म में है, और जब भी फंक्शन p/q की फॉर्म में होता है तो q 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 फैक्टर बन रहे हैं। सिंपल समझो, अगर 2 पुट करोगे डिफाइन नहीं होगा, 1 पुट करोगे डिफाइन नहीं होगा, यानी डोमेन में 1 और 2 नहीं आ सकते, बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। तो यहां पे लिखेंगे fx is defined if x -2 not equal to 0 और x -1 भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, एक्सेप्ट 2 नहीं आएंगे, 1 और 2। पार्ट 4 पे आते हैं। फोर्थ वाला पार्ट हमारे सामने है, और ये है √x -2 fx इज इक्वल टू √x -2। अब देखिए, अभी तक जो हमने फंक्शन देखे थे बेटा, ये फंक्शन p/q की फॉर्म में थे, अब ये फंक्शन बदल गया। ये जो फंक्शन तुम्हारे सामने आया है, ये फंक्शन किस फॉर्म में है, √x की फॉर्म में है। और हमें मालूम है कोई भी फंक्शन अगर रूट में होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगी। रूट में अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे अगर √x दिया हुआ है, तो जो भी इसमें x होगा या तो वो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तभी तो डिफाइन होगा। तो यही रीजन है, यहां पर फंक्शन रूट में दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या 0, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइन नहीं होगा, होगा भी तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, रियल नहीं होगा। और यहां पे हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं। तो फिर से लिखिएगा, function is defined if x -2 greater than equal to 0। ये या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। इसे सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये बताइए, अगर x 2 या उससे बड़ा है तो कितना बड़ा है, नंबर लाइन से समझे, ये अगर 2 है तो सबसे राइट में क्या होगा, इंफिनिटी होगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहां पर जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डोमेन क्या बना, 2, इंफिनिटी। 2 को इंक्लूड करना है क्लोज्ड, इसे इंक्लूड नहीं करना है ओपन।
क्लियर बेटा? तो डिपेंड करेगा फंक्शन किस फॉर्म में दिया है उसको देखते हुए डोमेन और रेंज को निकालने के लिए वही मेथड का हम यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारे सामने है ओके नोट करें बेटा। ओके अब जो फंक्शन बेटा हमारे सामने है इस फंक्शन में देख लो दो तरह के फंक्शन बन गए, p अपॉन क्यू भी बन गया और यहां पर जो q है वो रूट में भी एग्जिस्ट हो रहा है। अगर तुम्हें मालूम है बेटा नीचे अगर ये रूट है तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये नीचे है डिनोमिनेटर में तो उसका क्या मतलब है 0 नहीं हो पाएगी। तो फंक्शन fx डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा? जब 1 माइनस एक्स केवल 0 से बड़ा हो। ये बात समझ में आई? रूट पॉजिटिव होना चाहिए, ये यहां पर इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट 0 0 होगा, नीचे 0 आ जाएगा, फिर भी डिफाइन नहीं होगा। तो इट मींस फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब 1 माइनस एक्स 0 से ग्रेटर हो। इसका मतलब है 1 ग्रेटर देन x, जिसका मतलब है x लेस देन 1। और नंबर लाइन से अगर हम यहां पे समझें x लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ? सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आएगा? माइनस का इंफिनिटी। इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ये डोमेन बेटा क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक। और यहां पर दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए दोनों में लगेगा ओपन इंटरवल। अगर इक्वल टू होता तब 1 में हम लगा देते क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी में हमेशा ओपन ही लगता है। ठीक है बेटा, नोट कर ले स्टेप को। हाँ तो बेटा नोट हो चुका है। ओके तो यहां तक हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है डोमेन को। अभी आगे और भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे डोमेन के, फिर हम निकालेंगे रेंज। तो इसके आगे अब हम कवर करेंगे कल से नेक्स्ट लेक्चर में। जितना भी कराया इसे अच्छी तरह आप रिवाइज करिए, लिख के देखिए। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, जय हिंद।